after he proposed that we cease hostilities, we also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. शहबाज मुनीर के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी लेकिन क्या है वो आइए आपको बताते हैं। दरअसल क्या हुआ, 10 मई 2025 को पाकिस्तान के डीजीएमओ से हॉटलाइन पर मैसेज आया। दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ बातचीत हुई। शाम 5 बजे संघर्ष विराम के लिए दोनों के बीच सहमति बनी। 12 मई 2025 को समझौते के मुताबिक फिर से बात करने का समय तय किया गया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया बड़ी बात यह कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को लेकिन करारा जवाब दिया। सीडीएस ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है भारतीय सेना को। ये बताया डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ही घंटों के भीतर सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, लेकिन पाकिस्तान को भारत की तरफ से जवाब दिया गया। और आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे बड़ा अपडेट ये कि भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत बस शुरू ही होने वाली है। कुछ ही मिनटों का इंतजार और है। भारत पाक डीजीएमओ की बातचीत शुरू हो रही है, ये हमें जानकारी इस वक्त मिल रही है। सीज फायर की शर्तों पर बातचीत की जाएगी, ये अहम बड़ी बात है। मनीष, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, भारत 2-2 कह चुका है कि इसमें कोई और मुल्क इन्वॉल्व नहीं होगा और दूसरी बड़ी बात, कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि सीज फायर बहाली को लेकर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है जो आगे बढ़ने वाली है भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, जहां तक डीजीएमओ लेवल की बात है तो डीजीएमओ लेवल पर पूरे कश्मीर के मसले की बात हो भी नहीं सकती है और वही होने भी वाली है कि कोई मध्यस्थता की बातचीत भी नहीं है। डीजीएमओ लेवल पर जो बातचीट होगी वो क्या है, जिसकी जानकारी अभी अभी सुमित ने भी दी है कि डीजीएमओ लेवल की बैठक शुरू हो गई है। दरअसल डीजीएमओ लेवल पर सिर्फ ये बात होगी कि सीज फायर जो सीमा पर जो है वो हालात दोनों साइड किस तरीके से मेंटेन रखेंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जो समझौता हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है, अगर उसका उल्लंघन हुआ तो फिर भारत क्या एक्शन लेगा, ये बात पाकिस्तानी डीजीएमओ को बताई जाएगी। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा बस यही बातचीत होगी कि 2 दिन पहले जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से कितने वायलेशन हुए हैं और उसके हिसाब से हमने क्या जवाब दिया है, ये हम पाकिस्तानी डीजीएमओ को बताएंगे। और आज की बातचीत का मैंडेट बस इतना ही है। आज की बातचीत का मैंडेट ये नहीं होने वाला है कि कश्मीर मसले पर क्या होगा। आज की बातचीत का मैंडेट ये नहीं होने वाला है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सिंधु जल समझौते या तमाम जो दूसरे और एक्शन लिए हैं उसका क्या होगा। डीजीएमओ लेवल की बातचीत में सिर्फ ये बातचीत होगी कि सीमा पर एनओसी पर पाकिस्तानी सेना का बिहेवियर अगर चेंज ठीक नहीं हुआ, अगर उसने कोई हरकत की तो उसका अंजाम क्या होगा, ये हमारे डीजीएमओ जाकर बताएंगे। जी हाँ सुमित, देखिए पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर समझौता था जिसका पाकिस्तान समय समय पर उल्लंघन भी करता था, भारत उसका उसी तरह से जवाब भी देता था। अगर पाकिस्तान की तरफ से 1 गोली आएगी तो हमारी तरफ से 6 गोली जाएंगी, ये पहले से होता रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों के दौरान क्या इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, क्या कुछ है जानकारी? देखिए 2016-17 तक हमने देखा, कई बार या 18 तक भी हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर लगातार होते थे, हर रोज होते थे। लेकिन धीरे धीरे 2019 के बाद से हमने देखा कि शायद पाकिस्तान की अपनी क्राइसिस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट किया और उसके बाद सीजफायर लगातार लागू कर दिया गया। हमने उसके बाद बहुत रेयर ही चांसेस देखे जब वॉयलेशन किया गया, लेकिन अब लगातार इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े आप कहते हैं सीजफायर वॉयलेशन पाकिस्तान कर, अब न्यू नॉर्मल जो लगातार है वो किस तरीके का बनेगा। अब सीजफायर सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे सिर्फ आर्टिलरी फायर, स्मॉल आर्म फायर की वजह से नहीं होगा, अब ड्रोन से भी होगा, अब एयर वॉयलेशंस भी किए जाएंगे और पाकिस्तान अब ये करता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि ये करने से वो कश्मीर इशू को जिंदा रखेगा। क्योंकि अब तक पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा था। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटीज में जब भी कश्मीर का राग लाता था उसको दरकिनार कर दिया जाता था, उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन पाकिस्तान को अब लगता है कि ये बहुत सही समय है इन चीजों का उठाने का। लेकिन अभी जो फोकस है, क्योंकि अब डीजीएमओ लेवल टॉक शुरू हो गई है, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा कि मेंटेन रखना सीज फायर को, मेंटेन रखना वहां की चीजों को। और अभी पाकिस्तान कोशिश करेगा कि भले ही अभी वो मान जाए, लेकिन समय समय पर वो दिखाने की कोशिश करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट जिंदा है, ये इशू जिंदा है और इसी के बेसिस पर पाकिस्तान आर्मी का सर्वाइवल एलओसी पर रखना पड़ेगा, जो पिछले 5 सालों से
डाइवर्ट करके बैठा था। यानी अगर उसे ये करना है, ये उल्लंघन उसे करते रहना है, या ये उसकी रणनीति का अगर हिस्सा होगा, तो फिर उसे डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, उसे यहाँ पर खर्च भी बढ़ाना पड़ेगा, और ये शायद पाकिस्तान के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होगा। और भारत लेकिन क्या जवाब देगा, वो भारत के डीजीएमओ की तरफ से उनको साफ किया जाएगा, बताया जाएगा कि अगर सीज फायर उल्लंघन होता है तो भारत किस तरह से जवाब देगा। लेकिन डीजीएमओ की बातचीत का हर अपडेट आपको हम बताएंगे। पहले एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी है करारी चोट। आपको बता दें, दरअसल ये सीज फायर किस तरह से हुआ। 3 घंटे में 11 पाकिस्तानी एयरबेस भारत के निशाने पर थे। भारत ने वहां पर पीओके और पाकिस्तान दोनों जगह, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी और पाकिस्तान के भीतर भी, दोनों जगह के एयरबेस भारत ने निशाने पर लिए और वहां तबाही की। डीजीएमओ ने 11 एयरबेस पर तबाही के सबूत भी दिए। ये देखिए जो तस्वीरें दिखाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें बताया गया कि किस तरह से जो 11 एयरबेस हैं वहां पर भारत ने जो हमला किया उसमें किस तरह का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। और आइए हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस तबाह हुए हैं वो कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से एयरबेस हैं जिन्हें खत्म किया गया। स्कर्दू एयरबेस, चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस, पसरूर एयरबेस जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सरगोधा एयरबेस, चुनियान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, जैकबाबाद एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस और भोलारी एयरबेस। ये वो 11 एयरबेस हैं जिन पर टारगेटेड हमला किया गया भारत की ओर से, और यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये वो एयरबेस हैं जिनकी हमने तस्वीरें आपको भी दिखाई जब भारत की ओर से स्ट्राइक की गई, तब वो क्या मंजर था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के पसरूर एयरबेस पर भारत ने एयर अटैक को कैसे अंजाम दिया, हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन दोनों तस्वीर से आप हमले में और हमले के पहले और हमले के बाद की स्थिति को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए ये तस्वीर है, ये पसरूर एयरबेस है। पहले की स्थिति देखिए एयरबेस की किस तरह की है। ये बिल्डिंग्स आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, ये पहले की स्थिति है। लेकिन तब जबकि भारत ने इस एयरबेस को टारगेट किया, उसके बाद की जो स्थिति है वो किस तरह की हुई वो हम दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं। सुमित, मनीष, मैं आपसे भी कहूंगी कि अगर आप हमारे साथ यहाँ पर आए, हम इन तस्वीरों को और डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये पहले की तस्वीर है, ये जारी किए गए, ये सबूत निधि जारी किए गए भारतीय सेना द्वारा। बताया गया कि पहले क्या स्थिति थी पसरूर की और जब भारत ने अटैक कर दिया तो उसके बाद क्या स्थिति हुई। सुमित, हम देख पा रहे हैं कि जब ये अटैक हुआ तो पूरी तरह से सब खत्म हो गया। ये सैटेलाइट तस्वीर, अगर आप देखें कि भारत लगातार ये बात तो कहता आया था कि टेररिज्म को लेकर, लेकिन अभी ये सबूत है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि भारत ने जो पहले की तस्वीर, और ये हमने नहीं, ये लगातार कई इंटरनेशनल कम्युनिटीज के जो उनके बड़े आप कह सकते हैं कि जो इसको रीड करते हैं, उन्होंने ये सैटेलाइट पिक्चर जारी किया, अमेरिका ने जारी किया, और ये सारी पिक्चर तस्दीक करती है इस बात की कि देखिए कैसे दोनों जगहों पर बड़ा इफेक्ट नजर आया, कहां पर हमने जो दावे किए हैं वो कितने सच्चे हैं। जी, तो पसरूर के बाद अब हम चुनियान एयरबेस की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए रनवे को कितना नुकसान पहुंचा है, सैटेलाइट तस्वीर में दिख गया। चुनियान की तस्वीर देखिए, पहले क्या था इस वक्त सैटेलाइट तस्वीर में दिख रहा है, और बाद में जब स्ट्राइक की गई भारत की ओर से तो उस वक्त क्या था, ये रनवे कितना नुकसान पहुंचा है, ये भी इन तस्वीरों में दिख रहा है। कमांडर राजीव, देखिए ये एक बड़ा डिफरेंस है। भारत ने जो किया उसके सबूत भी दिखाए हैं, और हमने बाकायदा ये ऐसे सबूत है जो दुनिया में भी बाकी लोग भी वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी लोग भी वेरीफाई कर रहे हैं, और वो भी इन सबूतों को देख रहे हैं कि देखिए ये पहले की स्थिति थी, ये बाद की स्थिति है, हमने क्या किया है, हमने 11 एयरबेस टारगेट किया और ये नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, देखिए भारत को कोई आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ अफवाहें फैलाए। भारत ने जो किया है वो पूरे विश्व को दिख रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो बात हो रही है अमन की आशा, डीजीएमओ लेवल टॉक्स की बात, अब बातचीत पे पाकिस्तान क्यों आए? क्योंकि अमन की आशा से पहले ब्रह्मोस की भाषा सुनाई गई है। ये ब्रह्मोस के जो नतीजे हैं कि ये है कि आज पाकिस्तान घुटनों पे आया है और भीख मांगकर बाकी देशों को बोलकर आज वापस बात करने पे आया है। तो ये ब्रह्मोस की भाषा है जिससे आज आप अमन की भाषा की बात देख रहे हैं। ये प्रूफ है, अगर आपके 11 बेस उड़ाए जा सकते हैं तो पूरी आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स नष्ट की जा सकती थी। ये अगले 30-40 साल पीछे चले जाते। बड़ी बात है कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया है, पिन पॉइंटेड अटैक है, इसे ही कहा गया है स्ट्राइक। और अब जो अगली चुनियान के पास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये चुनियान एयरबेस के बाद रहीम यार खान, यहाँ पर भी नुकसान हुआ है।
ये देखिए कितना बड़ा ये एयरबेस है जो कि तस्वीरों में सैटेलाइट तस्वीरों और में ये बहुत अहम एयरबेस है निधि उनका। देखिए ये पहले की तस्वीरें हैं, ये बिफोर और पहले के बाद हमने बाद की तस्वीरें भी मनीष दिखाई हैं, यानी पहले क्या स्थिति थी रहीम यार खान की, बाद में क्या स्थिति है। ये काफी अहम एयरबेस भी है पाकिस्तान का जिसे भारत ने टारगेट किया था। बिल्कुल, देखिए वो बड़ा सा गड्ढा याद है आपको जो रनवे पर बड़ा सा दिखाई दिया था, वो यही रहीम यार खान का एयरबेस पर हुआ गड्ढा था। मतलब इतना बड़ा गड्ढा था जिसमें कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के टॉप जनरल सब समा जाते। तो अब वही अपने आप में प्रूफ था और उसकी पूरी तस्वीरें पाकिस्तान से आई। दरअसल एकदम बात सही है, इंडिया ने जो ये एयर स्ट्राइक किया उसके एक के बाद एक सबूत या तो खुद पाकिस्तान ही रिलीज कर रहा है, करने पड़ रहे हैं, या फिर वेस्टर्न इंटेलिजेंस या फिर वेस्टर्न टेक्निकल एविडेंस के जरिए ये सब बातें सामने आ रही है। और अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, जैसे अभी हम दिखाएंगे सरगोदा के बारे में। सरगोदा में जो हुआ वो ठीक वैसा ही मोमेंट था जैसे 1971 में हमने कराची में किया था, इस बार हमने सरगोदा में किया। सरगोदा की तस्वीर दिखा देते हैं मनीष और सुमित और सरदाना सर, मैं चाहूंगी आप थोड़ा डिफाइन करें सरगोदा एयरबेस जो कि इम्पोर्टेंट एयरबेस है। ये देखिए जहां पर आप देख रहे हैं ये पहले की स्थिति सर्कल करके दिखा रहे हैं, ये पहले की स्थिति थी, यानी सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ सही है। लेकिन जब स्ट्राइक हो जाती है भारत की ओर से तो देखिए कुछ नहीं बचता है और यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता हुआ दिखाई देता है। अगर सरदाना सर आप थोड़ा डिफाइन कर पाए कि सरगोदा कितना इंपॉर्टेंट एयरबेस था और उसे कैसे टारगेट किया गया भारत की तरफ से। देखिए सारे ही इनके एयरबेसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एयरबेस के अंदर भी कुछ कुछ चीजें होती हैं। इसमें से सरदाना से सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि सरगोदा एयरबेस के पास ही पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे गए हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमने ठीक परमाणु हथियार के पास में ये इंश्योर करते हुए कि परमाणु हथियार पर अटैक करने का मतलब है कि पूरी दुनिया में तबाही का निमंत्रण देना, और उसके ठीक बगल में जब हमने हिट किया वही पैनिक बटन था जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि ये युद्ध रुकवाइए, यानी हमने संदेश दे दिया कि हम यहाँ तक हिट कर सकते हैं, हम यहाँ और आपको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे आप यहाँ खड़ी हैं और यहाँ पर अगर कोई मिसाइल कोई हिट कर रहा है तो वो मतलब वो यही मैसेज दे रहा है ना कि आपको भी हिट किया जा सकता है। यही हमने किया, सरगोदा एयरबेस को हिट किया, उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर या 1-2 किलोमीटर की दूरी पर परमाणु हथियार रखे हुए थे और हमने वो अमेरिका से जो जहाज उड़ा ये गलत खबरें नहीं है। अमेरिका से जो स्पेशलिस्ट पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं देखने के लिए कि न्यूक्लियर डैमेज। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ले लेते हैं। पाकिस्तान के फाइटर जेट पर सेना ने कहा है, बड़ी बयान पाकिस्तान के पीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। इस बीच ये जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हो रही थी, ये बैठक अब खत्म हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथिक इसमें मौजूद थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद थे प्रधानमंत्री के साथ। ये हमें पता है, देखिए भारत की तरफ से बता दिया गया है कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट को गिराया। As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers, okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. तो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ आइए आपको बताते हैं। लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया, रडार सिस्टम को नष्ट किया गया, 500 से ज्यादा ड्रोन तबाह कर पाकिस्तान घुटनों पर आया। देखिए पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है उनका मोराल बिल्कुल टूट चुका है। पाकिस्तान को लगता था कि शायद उसके एयर डिफेंस यूनिट्स और साथ में एयरफोर्स का डोमिनेशन है, लेकिन अब पाकिस्तान ये समझ चुका है कि अब जो टारगेट भारत ने किया है, चाहे वो रावलपिंडी में किया हो, सरगोदा में किया हो, स्कार्डू में किया हो, ये सारे वो बेसिस थे जो इनके लिए एक तरीके से पीओके के लिए एयर डिफेंस का काम किया करते थे, और उसको ध्वस्त कर देना, उसको तोड़ देना या फिर उसको अटैक कर देने का मतलब साफ होता है कि पाकिस्तान के पास अपने पास अभी कोई शील्ड नहीं है जिससे अपने वो एयर डिफेंस को मजबूत कर सके या रोक सके। और शायद ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत और पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में। जब भारत ने ये अटैक किए तो एक संदेश था साफ तौर पर कि अब आपका एयर स्पेस लगभग खाली हो चुका है, अब हम जहां चाहें जब चाहें आपकी एयर स्ट्राइक्स आपके इलाके में कर सकते हैं। और शायद पाकिस्तानी समझ गया था कि जो फाइटर लगातार वो लेके घूम रहा है उनके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि भारत की एयरफोर्स को काउंटर कर सके, और शायद यही वजहों के चलते पाकिस्तान ने लगभग सरेंडर भी किया। अभी इंपॉर्टेंट हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान अब आने वाले दिनों में बहुत तेजी के साथ, बड़ी बात यह है बड़ी बात यह है सुमित कि भारत ने हमले किए, भारत ने टारगेटेड वार किया, आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया,
और पाकिस्तान फिर उसके बाद घुटनों पर आया, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से ही गुहार लगाई गई कि आप रोक दीजिए ये फायरिंग। So ये ceasefire 20% Pakistani Air Force, पाकिस्तान ऑपरेशन that सिंदूर के जरिए आपको equipments, बताते हैं weapons have been destroyed by the Indian Army. So it's a great achievement. 100 किलोमीटर अंदर तक 100 kilometers inside Pakistan. 9 कैंप तबाह किए गए, 100 Nine. आतंकी ढेर कर दिए गए। 100 terrorists have been killed. 40 पाकिस्तानी सैनिकों की भी इस पूरी कार्रवाई में मौत हुई है। Okay, 40 आतंकियों के Pakistani जनाजे में आंसू बहा रहे Rangers have been पाकिस्तानी killed. आर्मी के ऑफिसर। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के जवान पहुंचे। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने पढ़ी जनाजे की नमाज। भारतीय सेना ने आतंकियों के जनाजे की तस्वीर जारी की, बताया कि किस तरह की मिली भगत है आतंकियों और पाकिस्तान की सेना के बीच। और ये तस्वीरें, ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखे हैं। ये एक बार फिर साबित करता है, ये सबूत है कि किस तरह से मिले हुए हैं पाकिस्तान की सेना और आतंकी। वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी आर्मी एक दहशतगर्द के जनाजे में क्या कर रही थी। आपको उन पाकिस्तानी आर्मी से अफसरों के नाम बताते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए। ये देखिए, हम आपको अब नाम बता रहे हैं कौन कौन शामिल था। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज। ये जो एरो के सारे आप देख रहे हैं, ये सब वही हैं जो मुरीद के लश्कर तैयबा के मोस्ट वांटेड में शामिल थे, उनको संरक्षण दे रहे थे। और यही शामिल है जनाजे में डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजीपी पंजाब, मलिक शोएब अहमद, असेंबली मेंबर। इन लोगों का क्या काम है दहशतगर्द के जनाजे में शामिल होना? ये एक बड़ा सवाल खड़े करता है। और ये दुनिया ने तस्वीर देखी है, ये एक बड़ी जानकारी है। और इन्हीं तस्वीरों से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सेना का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है। DGISPR ने आतंकी अब्दुल रऊफ को बताया मौलवी। अब्दुल रऊफ आतंकियों के जनाजे पर मौजूद था। अब्दुल रऊफ को अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। यानी सिर्फ भारत ही नहीं कहता है कि आतंकवादी है, दुनिया मानता है कि अब्दुल रऊफ एक आतंकवादी है। अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। और अब्दुल रऊफ आतंकियों के जनाजे में Pakistan is basically hideout of the terrorists. और कहा यह गया So where actually terrorism is harbored. पाकिस्तान का मौलवी है। देखिए, ये सबूत जारी किए गए और ये सबूत कैसे खोखले और झूठे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कैसे अमेरिका की तरफ से जो जानकारी सामने रखी गई है उसमें बताया गया है अब्दुल रऊफ के बारे में कि वो घोषित आतंकवादी है। और आइए अब आपको बताते हैं लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ के बारे में। अब्दुल रऊफ अमेरिका का घोषित आतंकवादी है। देखिए, ये दो तस्वीरें बताती है कि किस तरह से वांटेड लिस्ट में शामिल था और यही वो जनाजा पड़ रहा था। ये वो वांटेड लिस्ट है जिसमें हाफिज अब्दुल रऊफ नाम लिखा हुआ है। ये वो जानकारी है जो है नेशनल ID कार्ड नंबर, जैसे भारत में आधार कार्ड। एयरबेस, चकलाला एयरबेस पर हमला किया गया है। पसूर रडार साइट है। एक लोकेशन है मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन सेंटर, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस और ये देखिए सुकूर एयरबेस। ये अब यहाँ पर पाकिस्तान में किस तरह से तबाही का जो मंजर है वो देखा जा रहा है और ये मैप के जरिए आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये चुनिया है, ये इनका मिलिट्री बेस है। यहाँ पर अटैक किया गया है, मिलिट्री बेस। और ये है एविएशन सेंटर इनका, सियालकोट, मुरीद एयरबेस। इस मैप को अगर आप दिखाइए, यहाँ विक्रम, ये पूरा मैप जरा फुल आप इसको थोड़ा जूम आउट करके पूरा दिखाइए कि कौन कौन से इलाके हैं। ये पाकिस्तान का रहीम यार एयरबेस ध्वस्त कर दिया गया है, पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस ध्वस्त कर दिया गया है, पाकिस्तान रफीकी मुरीद एयरबेस जाएंगे। गौरव, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NSA डोवल की बैठक हुई है। करीब 1 घंटा 10 मिनट तक ये बैठक चली है। पाकिस्तान के साथ जो यहाँ युद्ध हो रहा है उसको लेकर के जानकारी दी गई है NSA की ओर से। पाकिस्तान की ओर से जो हरकत की जा रही है, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, इस पर पूरी अपडेट दी गई है NSA की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी को क्या हालात है, किस तरह से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तान के टारगेट अटैक का पूरी तरह से हमला जवाबी कार्रवाई की जा रही है और पाकिस्तान में कैसे खलबली मची हुई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। और इन सबके बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी और NSA डोवल के बीच बातचीत हुई है, बैठक हुई है और कई आतंकी कैंप जो ध्वस्त किए गए हैं, भारत का जो रिस्पॉन्स है इसके बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है। तो देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्रेटेजी है लगातार बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक और नाकाम
हमले का आज तीसरा दिन है, जिसका माकूल जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। हमने आपको दिखाया, मैप के जरिए बताया कि पाकिस्तान के कौन कौन से सैन्य ठिकाने पर हमने बड़ी स्ट्राइक की है, कैसे हमने पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक यहाँ पर किए जा रहे हैं, वो ड्रोन यहाँ पर कैसे गिरकर मलबे में बिल्कुल, और इस जा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। भारत की जो लीडरशिप है, भारत की लीडरशिप की ओर से यहाँ मैच्योरिटी दिखाई जा रही है। कोई बेतुकी, कोई मंजुला जी कुछ कहना चाहती है? बिल्कुल, भारत की लीडरशिप की बात कर रहे थे तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही प्यारी सी बात बोली है, जिन मोही मारा तिन माही मारे। मतलब कि जिसने मुझे मारा है, मेरा टारगेट भी वो है। हमारा बहुत ही लीडरशिप ने बहुत ही एक अच्छा उदाहरण दिया है कि हम लोगों का जो टारगेट है वो टेरर है, टेरर एस्टैब्लिशमेंट है। हम लोग किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, किसी सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट नहीं है। अभी जो हमारा मीडिया ब्रीफ हुआ उसमें भी कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहा है, सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक कर रहा है, बट इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, ये बात बहुत ये बात लोगों तक, दुनिया तक ये बात जानी चाहिए। मयंक सर, हम बार बार कह रहे हैं, हमारा टारगेट सेट है, आतंकी और आतंकियों के अड्डे। हम रिहायशी इलाकों को टच नहीं कर रहे हैं। मंजुला जी ने इस समय शब्द पकड़े थे डिफेंस मिनिस्टर के। प्रत्युष जी, मैंने आपके शब्द को पकड़ा। आपने बोला हम जवाब दे रहे हैं। आज की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हमारे विदेश सचिव ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। उनके शब्द थे कांस्टेंट यानी लगातार, प्रोवोकेटिव यानी उकसाने वाली, और एस्केलेटरी यानी कि बढ़ावा करने वाली कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल, इन रिस्पॉन्स शब्द थे उनके, इन रिस्पॉन्स। आज जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है, तो जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। पहलगाम का हमने पहली स्ट्राइक पे हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने जवाब दिया। उसके बाद जब हमास स्टाइल में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन फेंके गए, करने की नापाक और नाकाम कोशिश की गई, तब हमने उसका जवाब दिया और फिर हम अब जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर एक बड़ी और खबर आ रही है। इस वक्त रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं एयर चीफ मार्शल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एयर चीफ मार्शल पहुंच चुके हैं भारत वहां पर रक्षा मंत्रालय। इससे पहले आज तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक हुई थी और उसमें भी मौजूद थे, लेकिन अब एयर चीफ मार्शल इस वक्त पहुंचे हैं। भारत पाक तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अगर हमारे साथ नीरज इसको जुड़े हो तो नीरज के पास जल्दी से अपडेट के लिए चलेंगे। ठीक है, नीरज के पास हम आगे संपर्क करेंगे, लेकिन एक चीज साफ है कि भारत का रिस्पॉन्स बहुत स्विफ्ट है। और राम कृपाल जी, पिछले कुछ दशकों में जब से दोनों देश एटॉमिक पावर बने थे, तब से पाकिस्तान जो है बार बार न्यूक्स को अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर